मेरा इनाम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनगर और आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान की 78वीं सालगिरह के हवाले से स्पेशल आज़ादी शो और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट फायजा कामरान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। और पेशगी आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और इस दफ़ा तो आज़ादी का रंग दुबाला है, मज़ा दुबाला है, खुशियाँ दुबाला हैं। और वो क्यों है वो हम सभी जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मार्का हक फतह किया है रिसेंटली। जो भारत को धूल चटाई है और जो मज़ा चकाया है उसने इस जश्न आज़ादी का रंग जो है वो दुबाला कर दिया है। और आज हर पाकिस्तानी अपना सर फख्र से बुलंद करके और जश्न आज़ादी मना रहा है। बिल्कुल। और इस शो में मजीद मज़ा पैदा कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं सिंगर असद शाह और कीबोर्डिस्ट उमर अब्दुल्ला, जिनका ताल्लुक जज्बा बैंड से है। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और चलते हैं आज की मेहमानों की तारुफ की जानिब। आज की जो पहली शख्सियत है, कारोबारी शख्सियत हैं, समाजी शख्सियत हैं, सियासी तजिया निगार हैं, CEO हैं एडवानी फाउंडेशन और CEO हैं सेविंग होम, इकबाल एडवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इकबाल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक बार फिर खुश आमदीद हमारे शो में। थैंक यू सर। जी फायदा। बिल्कुल। हमारे दूसरे मौजूद मेहमान जहाज़ेब हुसैन हमारे साथ हैं, चेयरमैन है फ्रेंड्स प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के और एडमिनिस्ट्रेटर हैं नायाब मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में और आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको भी। और हमारे साथ हमेशा की तरह रेहान उद्दीन इलाहाबादी भी मौजूद हैं, मुहाफिज़ पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। आपको बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक हो जी। इकबाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। माशाल्लाह से पाकिस्तान की आज़ादी का महीना है और जगह जगह आज सड़कों पर सेलिब्रेशन अभी से शुरू हो गई है। रात में कई जगहों पर कंसर्ट भी है। पाकिस्तान के 78 साल गुजर चुके हैं। आप माशाल्लाह से सियासी तजिया निगार है, तो आपकी सियासी तजिए के मुताबिक 78 साल गुजरने के बाद आप आलमी सतह पर पाकिस्तान को कहाँ खड़ा देखते हैं? देखें, एक ग्राउंड रियलिटी को अगर हम तस्लीम करें तो पाकिस्तान हर आने वाले दिनों में नीचे की तरफ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं से भी आप उठा लें, जब आप छोटे थे तब कितनी सहूलतें इस मुल्क में थी, आज कहाँ हैं। और अगर हम कराची में हैं तो आज से 25 साल पहले कराची क्या था, 30 साल पहले क्या था, 50 साल पहले क्या था, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। रीज़न तो बहुत से हैं लेकिन एक रियलिटी भी है। अब ना आपने कहा आलमी सतह पे देखें, इस बार एक ऐसा वाक़या हुआ जो भारत और पाकिस्तान की जंग हुई, जिससे मुझे लगता है पाकिस्तान का एक इमेज दुनिया के अंदर बहुत अच्छा हो गया और काफ़ी बड़ा इमेज हो गया है। यानी एक समझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है हमको। अब डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह अवेल करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि दुनिया के जितने भी मुल्क के सरबराह हैं वो वफ़े से पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं जी। और अमेरिकन सदर की भी आप देखें स्टेटमेंट क्या है जी। तो अब हमको चाहिए कि अगर हम इस वक्त अगर एक अच्छे तरीके से हम अपने आप को लेकर चलें तो मुझे लगता है काफ़ी हम लोग बेहतर ला सकते हैं पाकिस्तान में। देखें, गवाह तो बहुत कुछ दिया है हमने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज एक ऐसा चांस आया है कि मिलिट्री लेवल पे यानी पाकिस्तान ने एक जो समझें, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है इंडिया से इतनी बड़ी जंग हमने कभी जीती नहीं है। 1965 हो गई, 71 हो गई, जो भी है, कारगिल हो गया, लेकिन कभी भी एक तरफा यानी पूरी दुनिया ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि पाकिस्तान ये जंग जीता है। इसमें इस बार पूरी दुनिया एक तरफ है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत मार्जिन से ये जंग जीती है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बात हो गई। और अभी जो आपने देखा है ग्लोबली जंगी हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, और खुशकिस्मती से आप कह दें इसको कि पाकिस्तान वेपन भी अच्छे बना रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गई है। और देखें, एक होता है ना, सक्सेस ऐसी चीज़ है, जब आप कामयाब होते हैं किसी चीज़ में तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं। तो पाकिस्तान से लोग जुड़ रहे हैं, मुल्क जुड़ रहे हैं। और नाकामी ऐसी बदकिस्मती से ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ में नाकाम होते तो जुड़े हुए लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। अब पाकिस्तान के पास अच्छी है। और दूसरा एक भी पाकिस्तान ने एक और भी बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम किया कि सिफारती सतह पे भी जो बिलावल भुट्टो के साथ एक टीम बना के भेजी थी, उसने भी काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने सिफारती सतह पे और मिलिट्री दोनों सतह पर बहुत। अखलाक अहमद साहब और उनकी टीम ने मिलकर स्कूल्स में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको एक प्रोग्राम तरतीब दिया है जो 14 दिन तक चल रहे हैं, जिसमें हमारी एसोसिएशन भी उनके साथ साथ है
और हम लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगह पे जा रहे हैं। जैसे कायद आज़म के मज़ार पे हम लोगों ने एक इवेंट किया, इसी तरह गवर्नर हाउस में भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं और वहाँ पर गवर्नर साहब भी हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी मार्का हक के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप नायाब मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल के, मैं जानना चाहूँगा इस स्कूल के बारे में कुछ आपसे। जी, नायाब मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल की बुनियाद 2000 में हमारे वालिद साहब ने रखी और उनके साथ हमारी जो वालदा थी वो पीएफ स्कूल से, उनका तालीम तदरीस का काफ़ी तजुर्बा था, तो उसको उन्होंने अप्लाई करते हुए एक स्कूल को लेके चले और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें 25 साल इस स्कूल को हो गए और हम एक मज़ाफ़ाती इलाके में रहते हुए एक जो शहर के दूसरे तालीमी इदारे हैं उनके बराबर अपने मियार को लेकर चल रहे हैं और वही सिस्टम हम लेके चल रहे हैं। और इसी तरीके से हर तरह उसमें गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हमारे बच्चे बहुत आगे हैं और इसी तरह मैट्रिक का रिज़ल्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल का बेहतरीन तालीमी इदारों के जो रिजल्ट होते हैं शहर के उसमें शामिल है। अच्छा, चूँकि आपने बताया कि 25 साल से ये आपका स्कूल जो है वो आप इससे मुंसलिक और इसको चला रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि गुज़िश्ता 25 सालों में हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो बेहतर हुआ है या नहीं हुआ, या जो 25 साल पहले निज़ाम था अभी तक वही चला आ रहा है? देखिए, तालीमी निज़ाम में बेहतरी आ रही है। इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब हमारा जो है तमाम जो है डिजिटलाइज हो रहा है, सारा ऑनलाइन सिस्टम आ रहा है। वज़ीर तालीम जो है सरदार अली शाह इस पे बहुत वर्क कर रहे हैं। अच्छा। और उनके साथ साथ जो हमारे डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने तमाम स्कूल्स को ऑनलाइन कर दिया है और तमाम उसमें हर चीज़ अब आपको एक क्लिक पे जो है आपको हर स्कूल की पूरी मालूमात मिल जाएगी, यानी कि उसकी क्या फीस है, उसके कितने बच्चे हैं, हर चीज़ पे। आप हमारे इस तालीमी निज़ाम से मुतमईन हैं? देखिए, मुतमईन नहीं है, लेकिन हम सब इसके लिए मेहनत कर रहे हैं और बतदरीज तरक्की में इजाफा हो रहा है और कोशिशें हो रही हैं। इसी तरह मैट्रिक का जो है तमाम सिस्टम वो भी अब ऑनलाइन हो गया है, तो ये है कि हम बेहतरी की जानिब गामज़न हैं और अगर हम सब मिल के कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर हो सकता है और इसमें निजी तालीमी इदारों का बहुत अहम किरदार है। मैं यही कहने वाली थी कि लेकिन ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का हाल है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी तरफ से तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम मुतमईन हैं? हाँ, उसमें भी लेकिन अब कुछ काम हो रहा है। अच्छा। जिस तरह अभी सर्टिफाइड टीचर्स इन्होंने सर्टिफिकेट निकाले हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं, तो बेहतरी की जानिब है। लेकिन ये है कि अभी तक जो है प्राइवेट इदारों ने, प्राइवेट तालीमी इदारों ने जो है काफ़ी हद तक इनका बोझ उठाया हुआ है। बेहतरी की जानिब है, लेकिन अभी मजीद काम की जरूरत है, मजीद बेहतरी की जरूरत है। बिल्कुल। रेहानुद्दीन साहब से बात करना चाहूँगी। अलाहाबादी साहब। अलाहाबादी, बिल्कुल, रेहानुद्दीन अलाहाबादी। रेहान भाई बताइए कुछ 14 अगस्त के हवाले से क्या तैयारियां हैं, क्या देख रहे हैं? 14 अगस्त की बात तो बात नहीं करेंगे, पहले स्कूल की बात कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल करें, बिल्कुल जी करें। बिल्कुल। कह रहे प्राइवेट स्कूल के माहौल बहुत अच्छा है, आपने कहा, मेरी नज़र में तो वैसे ही जैसा था। अच्छा, आप इख्तिलाफ करते हैं? बिल्कुल इसी बात से इख्तिलाफ रहेगा, ऐसी बात है। गरीब लोगों की फीसें तक अब तक माफ़ नहीं हुई 2 महीने की, आपने पिछले प्रोग्राम में भी देखा होगा मैंने जी ना, वो फीसें कम हुई। जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ इस चीज़ का कि भाई 2 महीने की फीस माफ़ है, मगर फिर भी प्राइवेट स्कूलों ने वो फीसें जबरन ली, मोहब्बतन नहीं ली, जबरन ली। यहाँ तक कि जो माँ बाप थे उनको तंबी की गई कि ले आए वरना अपने बच्चे को स्कूल से घर ले जाए, यहाँ तक के लफ्ज़ जी। समर वेकेशन नहीं दिया गया जिन बच्चों ने फीस नहीं दी। मैं इस पे कुछ कहना जी चाहूँगा। बिल्कुल, जी बिल्कुल। कि थोड़ी सी तसही कर दूं अपने दोस्त की, के रेहान साहब की, कि ये जो है हमने माफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ था, ये कहा गया था कि जुलाई की फीस जुलाई में ली जाएगी और जून की फीस जून में ली जाएगी। तो क्या ऐसा किया हमने? और यही किया गया। बाकायदा हमारे यहाँ से वाचर्स इशू अगर पहले हुए भी तो उसमें पूरे कराची से उसमें ड्यू डेट पे ही बहुत सारे हैं। देखिए, बहुत सारी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके मेरे पास नंबर भी हैं, आपको मैं शेयर कर सकता हूँ, जिन्होंने बोला है कि जबरन फीस स्कूलों ने मांगी है। बिल्कुल वो गलत है। जबरन तो याताबाद के स्कूल है, नाजाबाद, नॉर्थ नाजाबाद के स्कूल है, जो जबरन फीस मानी गई है। अगर फीस ना दी उन्होंने तो उनको कहा है कि बच्चों को अपने। देखिए, असल में बात यह है कि प्राइवेट स्कूल जो है ना उनको अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए बिल्कुल यही असल चीज है, सिलसिला जारी रखना पड़ता है। हमें किराए भी देने होते हैं, हमें अपने असातिज़ा को तनख्वाहें भी देनी है, तो इसलिए लेकिन जबरन गलत है। जबरन तो वैसे भी नहीं है, हमारे यहाँ ये रूल ही नहीं है। हमारे जो इदारा है, जो डायरेक्टरेट है, वो इस पे बिल्कुल मॉनिटरिंग भी करते हैं और हम लोग जबरन नहीं, हम तो बच्चों को, ये तो वाहिद एक ऐसा शोबा है
जिसमें हम लोग 10% बच्चे जो है बिल्कुल टोटली फ्री करते हैं। बिल्कुल ऐसा ये ही। किसी और बिजनेस में नहीं है, ये हर जगह लोग हैं मौजूद, ये भी बिजनेस 14 अगस्त के हवाले से बात करें आज क्या अच्छा, तैयारी 14 है? अगस्त के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ब्रेक ब्रेक का आ कहा गया। जा रहा है। नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, को मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन आप देख रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से सजाया गया खुसूसी जश्न आज़ादी शो रोशन पाकिस्तान, और बात हो रही थी स्कूलों के हवाले से। अब स्कूलों को थोड़ा सा रोक के जश्न आज़ादी की जानिब आते हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से जाज़े साहब क्या तैयारियां हैं आपके स्कूल की? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल के बच्चे इसमें मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं, और तकरीरी मुकाबलों में, मजमून नवीसी में, उसके साथ साथ टैबलोज़ की तैयारी हो रही है। और इंशाल्लाह ये जो 78वां जो हमारा ये जश्न आज़ादी है, इंशाल्लाह इसको एक जो मार्का हक के नाम से हुआ है, इस दफ़ा मंसूब किया गया, तो इसमें हमारे बच्चे भरपूर हिस्सा लेंगे और अपनी फ़ौज को बेहतरीन अंदाज में खराज अकीदत पेश करेंगे। हमने जब ये जंग चल रही थी उस वक्त भी हमारी एसोसिएशन और हमारे स्कूल्स ने अपने जवानों का हौसला बढ़ाया, उनको बेहतरीन उनको खराज तहसीन पेश किया और उनके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। रेहान भाई आपकी जानिब आऊँगा। मुहाफ़िज़ पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, मुहाफ़िज़ पाकिस्तान क्या कर रही है सेलिब्रेशन के लिए? देखिए, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी शायद बताया था कि 13 अगस्त की रात को हम लियाकताबाद डाखाने के ऊपर एक सेमिनार मुनक्किद कर रहे हैं, जहाँ माइक करीब कर लीजिएगा। मुल्क से जो रिटायर्स हमारे आर्मी के लोग हैं वो भी आएंगे, और शहर की जो शख्सियात हैं उनको भी हमने दावत दी है। तो और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अफवाज के लिए खुसूसी दुआ करेंगे। और 14 अगस्त यौम आज़ादी हमारे बुज़ुर्गों ने और हमारे माओ बहनों ने बड़ी कुर्बानी के साथ ये पाकिस्तान को आज़ाद कराया है, और हमें चाहिए कि हम इस पाकिस्तान से और इसकी तामीराती कामों से और इसकी दिफाई कामों से बिल्कुल मुतमईन रहें। उस पर उंगली उठाने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। भले से हमारे मुल्क में कुछ काम ख़राब भी होते हों, तो हमें अपने मुल्क की इज़्ज़त को बचाते हुए उसे सरेआम या मीडिया पर नहीं कहना चाहिए। हर मुल्क में बहुत सी कोताहियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि किसी मुल्क में कोई कोताही नहीं है किसी चीज़ की। हर मुल्क में कुछ ना कुछ बात ज़रूर होती है, मगर उसको वो मीडिया पे लाने की कोशिश नहीं करते। मगर हमारे पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं जो मतलब अपनी ही बातों को शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए और जो कायदे आज़म कह के गए थे उस पर अमल कीजिए, इसलिए कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, वाह वाह हम वाह, लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। वाह, वाह, पाकिस्तान वाह। जिंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है। इकबाल साहब आपकी जानिब आऊँगा। आपकी दूररस निगाह में आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल को किस तरह से देखते हैं? देखें, मुस्तकबिल को आपको किसी भी मुल्क के देखना है ना, तो उसके प्रेजेंट को आपको देखना पड़ेगा। उस प्रेजेंट से ही आप अंदाज़ा लगाते हैं मुस्तकबिल क्या है। आपकी अफरादी क़ुव्वत कितनी ट्रेन है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका मुल्क आगे जाके क्या करता है। बदकिस्मती से हमने अपनी अफरादी क़ुव्वत को इस तरह ट्रेन ही नहीं किया जो आज के दौर की ज़रूरत है। यानी हमारे पास एजुकेशन भी वो है जो आज दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी कोई डिग्री दुनिया में एक्सेप्ट नहीं है सिवाय मेडिकल के हवाले से, और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में चल रहे हैं। और मुझे नहीं नज़र आ रहा कहीं कि हमने अपने बच्चों को आज की तालीम के साथ एजुकेट किया हो। हम उमूमन आप एक बात कहते रहते हैं पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। बहुत जॉब है, बहुत काम है, लेकिन जिस तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट है उस तरह का मैन पावर नहीं है। जो आज जॉब चाहिए, जिस तरह का काम चाहिए, मेरे पास 200-300 आदमियों के गुंजाइश है, लेकिन मुझे वो लोग ही नहीं मिल रहे जो आज के दौर की तालीम के साथ, आज के दौर की टेक्नोलॉजी के साथ बिज़नेस को लेकर चल रहे हैं। हमारा वही पुराना तरीक़ेकार है बिज़नेस का, और वही तरीक़ेकार है हमारी टेक्नोलॉजी के साथ। हम अपनी यूथ को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जितना एडवांस दौर चला गया, कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई है। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट को आप देखते होंगे, अभी भी घर में बैठा होगा, रट्टा करता होगा,
रट्टा मार के चला जाएगा, एग्जाम देने पास हो सर अब तो रट्टा भी नहीं मारते, चैट जीपीटी आ गया है, उससे देख के जो है एक मिसाल दे रहा हूँ, ज्यादातर जो अच्छे स्टूडेंट जिनका, वो तो आप उनके कह रहे हो ना, तो वो तो छोड़ दें, नकल कर ली जो वो नहीं, जिसको हम लोग अच्छे स्टूडेंट कहते हैं वो भी रट्टा मार के चले जाते हैं। इसका मतलब हम रोबोट तैयार कर रहे हैं। अब रोबोट तैयार कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है पाकिस्तान की तालीम का। बाकी रहा एजुकेशन के हवाले से प्राइवेट, देखें प्राइवेट एजुकेशन ज़्यादातर बिजनेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ बिजनेस करने के लिए स्कूलें खुल रही हैं प्राइवेट। गवर्नमेंट स्कूलों का तो ये हाल है कि सिंध के अंदर कितनी गवर्नमेंट स्कूल हैं जिनकी फीसें अदा की जा रही हैं, टीचरों को सब कुछ दिया जा रहा है। उस स्कूल का आप विजिट करेंगे तो वहाँ भेड़ बकरियाँ बंधी हुई होती हैं किसी और का वेयर हाउस है। ये एजुकेशन का मयार है हमारा। तालीम हमारी इस तरह हो गई है कि प्राइवेट सिर्फ बिजनेस है। अब बिजनेस किस तरह है? यूनिफॉर्म स्कूल से लें, स्टेशनरी स्कूल से लें, जूते स्कूल से लें, पुराना कोर्स नहीं चलेगा, नई किताबें स्कूल से ले। पहले क्या होता था कि 6 क्लास का बच्चा अगर वो पास हो जाता था तो वो अपना कोर्स दूसरे को दे दिया था, तो 5th से 6 में आता था, तो बचत हो जा रही थी। अब स्कूलों ने क्या किया है, किताबें भी नहीं लो, तो टोटल बिजनेस हो गया है। गवर्नमेंट एजुकेशन आपके सामने है, तो और फिर आप इस तरह के बच्चे तैयार करेंगे और सोचेंगे हमारा फ्यूचर ब्राइट है, टीवी पे आकर हम बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, झंडे उठा लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे वर्क करना पड़ेगा। आज का बच्चा नहीं हम तैयार कर पा रहे जो कल हमारे मुल्क को लेकर चले, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा एजुकेशन के हवाले से। और अब में तो सिंपल सी बात है, इतना एडवांस दौर हो गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक कोर्स भी करवा दें ना हम अपने बच्चे को, तो अपने घर में बैठ के 4-5 लाख रुपए कमा सकता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम बोल रहे हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, हम उसको वो तालीम ही नहीं दे रहे हैं। और बेरोजगारी का अभी किसने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर बैठ, पाकिस्तान में ही वो काम करे? वो अपने घर में बैठ के एक टेबल पे बैठ के पूरी दुनिया से बिजनेस कर सकता है। वो तालीम दे दें, आपका मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। हमारे पास यूथ है, सबसे बड़ी दौलत है हमारे पास यूथ थे। कितने जापान में तो गवर्नमेंट ने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि बच्चे पैदा करो गवर्नमेंट पैसे देगी। चाइना ने भी ये कह दिया। हमारे पास तो इतनी बड़ी आबादी है, हम उसको यूटिलाइज कर नहीं पा रहे। तो वजह यही है, जो मैंने कहा लेटेस्ट तालीम देनी पड़ेगी। हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। 65% हमारे पास यूथ है, कमी क्या है, हम उनको वो तालीम नहीं दे रहे जो आज की जरूरत है। बिल्कुल सही वजह फरमाया। अच्छा, एडवानी फाउंडेशन हेल्थ के हवाले से, हेल्थ सेक्टर पे तो काम कर रही, क्या एजुकेशन के हवाले से भी काम कर रहे हैं या इस बारे में सोच रहे हैं आप लोग? नहीं, मैंने देखा पाकिस्तान में 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, एक हेल्थ पे और दूसरा एजुकेशन पे। हेल्थ पे हम लोग काम इसलिए कर रहे हैं कि हेल्थ पे काम करने का मेरा मकसद यही है कि जब तक आप किसी को फिजिकली फिट नहीं कर पा रहे, अगर वो बीमार है तो वो किसी काम का नहीं है। आप जब तक आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ हमें जो तवज्जो देनी चाहिए अपने मुल्क में, हेल्थ पे देनी चाहिए। और ख़ास करके यूथ को समझाना चाहिए कि उन चीज़ों को खाना पीना छोड़ दो भाई जिससे आपकी फिजिक ख़त्म हो जाती है। हमारे आपने देखा होगा हमारी यूथ क्या खाती पीती है, आपने नोट किया है? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि 30, 35, 40 साल की उम्र में किसी काबिल रहेंगे? नहीं, सबसे पहले उनसे खाने पीने की वो आदतें छुड़वाएं जो खा रहा है, जिससे उसको नुकसान हो रहा है। और इनसे जब आप बात करोगे तो एक बात करेगा, चीना ठान के, मुझे अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है। और खाता पीता ऐसी चीज़ है कि कुछ अरसे बाद उसी फैमिली के ऊपर वो बोझ बन जाता है। यही है ना? तो सबसे पहले हमें यूथ को ये कन्विंस करना पड़ेगा, उन चीज़ों को खाना पीना छोड़ें और अपनी फिजिक पे ध्यान दें। जब तक आप फिजिकली फिट नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ बोझ बन जाओगे। तो इसलिए हेल्थ पे काम करने का मेरा मकसद है कि लोगों को इस काबिल करो कि वो देखिए रोज़गार कब कमाएगा, जॉब कब करेगा, काम कब करेगा, जब वो फिजिकली फिट होगा। सबसे पहले मेरा काम तो यही है कि मैं मेडिकल कैंप वगैरह उन इलाकों में लगा रहा हूँ जहाँ फार्मेसी नहीं है, क्लिनिक दूर की बात है, क्लिनिक नहीं, फार्मेसी नहीं, लोगों के पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, नहीं दवाई कहाँ से लेंगे। एक मैंने मेडिकल कैंप लगाया था, वहाँ एक लेडीज आ रही थी, उसको 3 लोग लेकर आए तो उसी इलाके से। तो मैंने कहा इसको क्यों ला रहे हो अभी तक? बोला ये 2 महीने से बीमार है, पैसे ही नहीं है कि इलाज करवाए। आपने मेडिकल कैंप लगाया था हमारे। और कितने इलाके ऐसे हैं, कराची के बोल रहा हूँ, देहात को तो छोड़ दें, कराची के कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती। तो इस पे वर्क करना पड़ेगा, हेल्थ पे तवज्जो देनी पड़ेगी। लोगों को फिट करोगे तो बाकी सब चीज़ें खुद कर लेगा। तालीम भी हासिल कर लेगा, अगर तालीम कब हासिल करेगा, जो फिजिकली फिट हो। बिल्कुल। जहाँ से हुसैन साहब आपकी जानिब आऊँगा, स्कूल्स के हवाले से काफ़ी बातें हो गई, रिहान भाई ने भी कर दी बात। अब भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है, जैसा बताया गया है, क्या वैसा ही प्राइवेट स्कूल? आपके स्कूल की बात नहीं कर रहा, आपके स्कूल में अच्छा सिस्टम चल रहा होगा, आपके स्कूल को मैं नहीं कहता कि बिजनेस बनाया गया होगा, लेकिन जो बाकी स्कूलों की बात की है ऐसा ही है? सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ स्कूल्स की कैटेगरीज हैं।
ठीक। कुछ स्कूल्स जो हैं 1000 से 4000 के जो दरमियान हैं वो समझ लें हुकूमत का साथ दे रहे हैं और वो उन बच्चों के जो उनको तालीम दे रहे हैं एक वो खिदमत कर रहे हैं, वो खिदमत है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनको अलग कैटेगराइज करना चाहिए और जो बाकी स्कूल्स को किया जाता है वो अलग होना चाहिए और उसी हिसाब से जो है काम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा उन पे तवज्जो देनी चाहिए कि उनके वो स्कूल्स जो हैं अपने किराए, अपने टीचर्स को सैलरीज और एक बेहतरीन तालीम दे रहे होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये मैसेज अरबाब इख्तियार तक देना चाहूँगा कि वो उन इदारों को टैक्सेस से मुस्तस्ना करें। ठीक। और जैसा कि उन पे यूबीआई लगाया हुआ है और इसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी है और इसके साथ साथ हमारे पास पहले के इलेक्ट्रिक वालों ने हमें जो है एक अलग टैरिफ दिया हुआ था जो रेजिडेंशियल था। अब लेकिन दोबारा से उन्होंने टैरिफ चेंज करके कोई और हमें एक टैरिफ दे दिया है जो कमर्शलाइज है। तो हमारे तालीमी इदारों को भी जो रिलीफ दी जाए, गवर्नमेंट की जानिब से देना चाहिए और हुकूमत हमारा साथ दे। आपकी आवाज हकाम बादल तक पहुंच चुकी है। मुख्तसर टाइम रह गया ब्रेकिंग न्यूज की वजह से, माजरा चाहता हूँ 1 मिनट में कुछ मुख्तसर। देखिए अभी जो आपने कहा ना हुकूमत को क्या करना चाहिए, देखिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क में तालीम का मयार ऊपर हो जाए और मेडिकल के हवाले से का सेहत का मयार, तो 2 ही काम करने हैं और कुछ नहीं करना, सब हो जाएगा। गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉई हैं, ब्यूरोक्रेसी, मिनिस्टर, उन सब के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें, गवर्नमेंट स्कूल का मयार ऊपर आ जाए। वाह जबरदस्त। खुद का इलाज मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेसी, खुद का इलाज और अपनी फैमिली का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में करवाएं तो हॉस्पिटलों का मयार ऊपर आ जाए। ये 2 चीजें कर लें, आपके मुल्क में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या बात ख्वाब है, लेकिन ये इसी तरह हो सकता यहाँ है। भाई क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि यही होना चाहिए, तभी हमारा मयार ऊपर हो सकेगा, इसके अलावा कोई दो राय नहीं। कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को, क्योंकि वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा हमारा प्रोग्राम का? हमारा पैगाम तो एक ही, आपको पता है, पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए और पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करें, यही हमारे। जबरदस्त, क्या बात है जी। फायजा के पास भी कोई पैगाम है? बिल्कुल, आज 14 अगस्त के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे लिए हाई स्पाइसेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स भेजे गए हैं। हाई स्पाइसेस मसालों की बात है और पाकिस्तान का पहला ऑर्गेनिक ऐसा मसालों का ब्रांड है जो कि आर्टिफिशियल कलर फ्री है और प्योर ऑर्गेनिक है। तो थैंक यू हाई स्पाइसेस, जिनकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट हैम्पर्स भेजे गए। और एक PR पैकेज भी मौजूद है, जैसे कि रोशन पाकिस्तान हमेशा न्यू टैलेंट को और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता है, तो बीच वॉक की जानिब से हमें एक PR पैकेज भेजा गया है जिसमें कि हाइड्रोजोलेबल वैक्स शामिल है, हेयर फॉल शैम्पू शामिल और TT फेस वॉश शामिल है। इसके अलावा बीच वॉक की और भी बहुत सारी ऑर्गेनिक ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे तमाम हेयर फॉल सोल्यूशंस का, हमारी स्किन की सोल्यूशंस का हमारे पास सोल्यूशन है हमारी प्रॉब्लम्स का। तो आप बीच वॉक से रब्ता कीजिए। इनका फेस वॉश और इनका जो हेयर ऑयल है ये ऑर्गेनिक है। इनका इंस्टाग्राम ID है बीच वॉक के नाम से, आप वहाँ रब्ता कीजिए और ऑनलाइन अपने लिए अपने घर बैठे जो है वो अपना ये प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान की सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए केक भी मौजूद है। जाने से कब अपने मौजूद मेहमानों के हाथों से इसको केक कटिंग भी होगी और मिली नगमा भी होगा और आप सबको 78वीं पाकिस्तान की सालगिरह मुबारक। एक चीज़ कंफ्यूजन है, मैं आपको बता दूं, मैंने काफ़ी होर्डिंग्स पे, पैनाफ्लेक्स पे भी देखा कि 78वां योम आज़ादी मुबारक हो। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूं कि योम आज़ादी नहीं, 78वीं सालगिरह है। योम जो है वो 79 है। और जब हम अखबार में काम करते थे तो जंग इस पर खास तौर पर करता था, अगर 70वीं सालगिरह होती थी तो वो लिखता था 71वां योम आज़ादी, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को वो पहला योम था, और जब पहली सालगिरह आई 1948 14 अगस्त को तो वो दूसरा योम आज़ादी और पहली सालगिरह थी। तो याद रखें, जितनी सालगिरह होगी उससे एक दिन बढ़कर उसका योम आज़ादी होगा। और चलते हैं उमर अब्दुल्ला और असद शाह की जानिब मिली नगमा के लिए।